चार शहर, चार केस, लेकिन स्टोरी वही एक जैसी मौत। क्या क्राइम दूसरे क्रिमिनल को आइडिया देता है? क्या एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल के तरीके कॉपी करता है? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या न्यूज़ में दिखाए गए क्राइम बाकी क्रिमिनल्स के लिए इंस्पिरेशन और आइडिया बन जाते हैं? इससे पहले कि हम इन सवालों का जवाब ढूंढें, आपको चार कहानियां सुननी होगी। दिल्ली में एक फ्रिज जिसमें श्रद्धा के टुकड़े। कुछ समय बाद बेंगलुरु में एक और फ्रिज, फिर वही कहानी। मुंबई में एक प्रेशर कुकर जिसमें उबाले गए इंसानी मांस के टुकड़े। और अब हैदराबाद के एक घर में पेंट वाले बकेट में लाश के टुकड़े नरम किए जा रहे थे। चार अलग अलग लोकेशन, चार खतरनाक वारदातें, लेकिन पैटर्न एक जैसा। लेकिन सबसे खौफनाक मामला था इस सीरीज का लेटेस्ट केस, जिसमें कातिल था एक नकाबपोश, एक एक्स आर्मी मैन जो अपनी ही बीवी कातिल बन बैठा। पहले मर्डर किया, फिर बॉडी के टुकड़े किए और फेंकने से पहले उन्हें उबाला। और ये सब सिर्फ 10 घंटे में किया था। हैदराबाद पुलिस के लिए ये केस किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। कातिल पूरे 10 दिन तक हिरासत में था, लेकिन पुलिस उसे अरेस्ट करने से हिचक रही थी। नो एविडेंस, नो क्लू, ऐसा कुछ नहीं था पुलिस के पास जो कि पुलिस अदालत में हिरासत में लिए हुए एक्स आर्मी मैन को कातिल साबित कर सके। मर्डर केस होते हुए भी इसे मिसिंग पर्सन का केस बताया जा रहा था। फिर मिला एक छोटा सा इंसानी मांस का टुकड़ा और 10 दिनों से उलझा केस एक झटके में सॉल्व हो गया। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये चार केस सिर्फ एक इत्तेफाक थे या फिर ये किसी डरावने ट्रेंड की शुरुआत है? तो आज की स्टोरी हैदराबाद माधवी मर्डर केस की है, जहां एक एक्स आर्मी मैन ने अपनी ही वाइफ को मारकर उसकी बॉडी गर्म पानी में उबाल दी। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना? पर ये सच है। ये केस इतना डिस्टर्बिंग है कि सुनकर दिमाग सुन पड़ जाएगा। यकीन करना मुश्किल है कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज और आप देख रहे हैं सूरज बोल। यहाँ हम आपको रियल और अनफिल्टर्ड क्राइम स्टोरी सुनाते हैं जो सोचने पर मजबूर कर दे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की कहानी को। हैदराबाद के वेंकटेश्वर कॉलोनी में एक परिवार रहता था। गुरुमूर्ति और उसकी पत्नी वेंकट माधवी। 2012 में दोनों की शादी हुई थी और उनके दो मासूम बच्चे, एक लड़का और एक लड़की थे। देखने में ये एक परिवार साधारण सा दिखता था, लेकिन इसके पीछे एक गहरे राज छिपे थे। 2003 में गुरुमूर्ति ने इंडियन आर्मी ज्वाइन की और पूरे 17 साल तक की सर्विस की। मेहनती था तो धीरे धीरे प्रमोशन भी मिलता गया और सूबेदार के रैंक तक पहुंच गया। लेकिन 2020 में उसने खुद ही रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट के बाद उसने हैदराबाद में डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पकड़ ली। लेकिन यहाँ की लाइफ आर्मी जैसी डिसिप्लिन वाली नहीं थी। गुरुमूर्ति को अपनी नई नौकरी से खुशी नहीं मिल रही थी। पैसे की टेंशन, घर के झगड़े और लाइफ में बढ़ती बोरियत उसे अंदर से बदलने लगी। पहले जो आदमी ड्यूटी के लिए जीता था, अब वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में रहने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। वो हर चीज़ को शक की नज़र से देखने लगा, खासकर उसकी पत्नी, अपनी पत्नी वेंकट माधवी को। गुरुमूर्ति को अपने ससुराल वालों से बिल्कुल नहीं बनती थी। शादी के शुरुआती सालों में तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती गई। माधवी के घरवाले गुरुमूर्ति को गुस्सैल और जिद्दी मानते थे। उन्हें लगता था कि वो अपनी पत्नी पर ज़रूरत से ज़्यादा शक करता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ गुरुमूर्ति को लगता था ससुराल वाले उसकी ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा दखल देते हैं। खास तौर पर माधवी की माँ और भाई से उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। माधवी का परिवार हर साल पोंगल फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाता था और इस बार भी वो वहीं जाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन ये बात गुरुमूर्ति को पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि माधवी अपने मायके में ही ज़्यादा वक्त बिताती है और इसी बात पर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। 16 अगस्त को माधवी की माँ सुबम्मा ने हमेशा की तरह उसे फ़ोन किया। उनकी रोज़ बात होती थी, भले ही सिर्फ 5 मिनट के लिए, लेकिन वो अपनी बेटी का हालचाल ज़रूर लेती थी। उस दिन फ़ोन बंद मिला तो उन्होंने सोचा कि शायद चार्ज ख़त्म हो गया होगा। शाम को फिर कॉल किया, लेकिन तब भी फ़ोन बंद ही था। अब उन्हें चिंता होने लगी। अगले दिन भी जब माधवी से बात नहीं हो पाई तो घबरा कर उन्होंने अपने दामाद गुरुमूर्ति को फ़ोन किया। उसने फ़ोन उठाया और सीधे बोल दिया, तुम्हारी बेटी मुझसे लड़ाई करके कहीं चली गई है, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। ये सुनकर माधवी के माता पिता और भी बेचैन हो गए, खासकर उनकी माँ सुबम्मा जो हैदराबाद के मीरपेट क्षेत्र में रहती थी। माधवी के माता पिता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार 18 जनवरी को सुबम्मा अपने पति के साथ वेंकटेश्वर नगरी पहुंची, जहां माधवी अपने पति गुरुमूर्ति के साथ रहती थी। उन्होंने गुरुमूर्ति से सीधे पूछा, माधवी कहाँ है? गुरुमूर्ति ने वही जवाब दोहराया जो उसने फ़ोन पर दिया था, वो मुझसे लड़ाई करके कहीं चली गई है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। माधवी के माता पिता को उसका ये रवैया अजीब लगा,
लेकिन उनके पास कोई और सुराग नहीं था, इसलिए वो वापस घर लौट आए। हालात उन्हें और बेचैन कर रहे थे, इसलिए आखिरकार उन्होंने 18 जनवरी को मीरपेट थाने में जाकर माधवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद माधवी का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने जब गुरुमूर्ति से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उसने वही घिसा पिटा जवाब दिया। 16 जनवरी को हमारी बहस हुई थी। उसने मायके जाने की जिद की। मैंने मना किया तो गुस्से में घर छोड़कर चली गई, लेकिन पुलिस को उसकी कहानी पर भरोसा नहीं हुआ। जांच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू की और फिर जो सामने आया उसने मामले को पूरी तरह से पलट दिया। 16 जनवरी की सुबह माधवी को आखिरी बार घर के बाहर कूड़ा डालते हुए देखा गया। वह 5 मिनट बाद घर में वापस गई, लेकिन उसके बाद वह कभी बाहर निकली ही नहीं। यही वो पल था जब पुलिस को समझ आ गया गुरुमूर्ति कुछ बड़ा छुपा रहा है। अब मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं था, कुछ और ही खेल चल रहा था। हैदराबाद पुलिस ने बिना वक्त गवाए गुरुमूर्ति को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन असली सवाल ये था, आखिर माधवी गई कहाँ? 18 जनवरी को गुरुमूर्ति का एक चाचा सीधे पुलिस के पास पहुंचा और हैरान करने वाला खुलासा किया। गुरुमूर्ति ने माधवी का कत्ल किया है। उसने बताया कि ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि खुद गुरुमूर्ति ने उससे ये बात बताई थी। ये सुनते ही पुलिस सतर्क हो गई। अब शक की सुई गुंजाइश नहीं बची। पुलिस ने बिना वक्त गवाए हिरासत में लिया हुआ गुरुमूर्ति से सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने जब गुरुमूर्ति के चाचा से सवाल किया, हमने ना तुम्हें फोन किया ना कोई पूछताछ की, फिर तुम अचानक इसके खिलाफ बयान क्यों दे रहे हो? चाचा ने बिना झिझके जवाब दिया, सर, इसने खुद मुझसे कहा था। मुझे लगा कि अगर ये पकड़ा गया और आपको बाद में पता चला कि मैं सब कुछ जानता था तो मुझ पर भी कार्रवाई हो सकती थी, इसलिए मैंने सच बताना ही सही समझा। पुलिस के बढ़ते दबाव और लगातार पूछताछ के बाद आखिरकार 18 जनवरी को गुरुमूर्ति टूट गया। उसकी जुबान से वो सच निकल ही गया जिसे छुपाने की उसने हर मुमकिन कोशिश की थी। हाँ, मैंने माधवी को मार डाला। गुरुमूर्ति ने कांपती आवाज में कबूल कर लिया। अब मामला गुमशुदगी का नहीं, बल्कि एक सनसनीखेज कत्ल का था। गुरुमूर्ति की कहानी सुनकर पुलिस भी सन रह गई। गुस्से में मैंने माधवी का सिर दीवार से दे मारा। जब वो मर गई तो लाश के टुकड़े किए, उन्हें कुकर में उबाला, हड्डियों को बर्नर पर जलाया, फिर ग्राइंड करके तालाब में बहा दिया। ये सुनते ही पुलिस को एक बार के लिए यकीन हुआ कि मामला सुलझ गया, मगर जैसे जैसे पुलिस की कार्यवाही आगे बढ़ी, कुछ गड़बड़ लगने लगी। कहानी थी पर सबूत नहीं, ना खून के निशान, ना लाश के अवशेष, ना ही कोई ठोस गवाही। अब तक जो भी गुरुमूर्ति ने पुलिस को बताया था, सब बस उसकी खुद की गढ़ी हुई कहानी थी, एकदम मनगढ़ंत। असली सच कुछ और ही था, और जो उसने किया वो तो और भी चौंकाने वाला था। गुरुमूर्ति के बयान के बाद पुलिस उसके घर और तालाब की खाक छानते रही, पर नतीजा एक भी ठोस सबूत नहीं। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल, जब ये साबित ही नहीं कि माधवी मर चुकी है तो फिर मर्डर का केस कैसे बने? इसी मजबूरी में अगले 10 दिनों तक पुलिस सिर्फ गुमशुदगी का मामला ही समझकर जांच करती रही, और गुरुमूर्ति वो पुलिस की हिरासत में था, मगर बिना सबूत उसे गिरफ्तार दिखाना नामुमकिन था। ऐसे ही 10 दिन बीत गए, जांच अटकी हुई, पुलिस परेशान और केस लगभग ठंडा पड़ता हुआ। फिर आया 28 जनवरी और अचानक खेल पलट सा गया, और फिर आखिरकार वो पल आ ही गया। पुलिस को गुरुमूर्ति के घर से करीब 1 किलोमीटर दूर तालाब में एक छोटा सा मांस का टुकड़ा मिला। देखने में तो कुछ खास नहीं था, मगर ये पूरा केस पलटने वाला था। जैसे ही उसे फॉरेंसिक टीम ने इस मांस के टुकड़े को माधवी के पेरेंट्स के डीएनए से मैच किया गया और जांच के लिए भेजा गया, जिससे पता चला कि माधवी के पेरेंट्स और माधवी दोनों का डीएनए मैच कर रहा था। रिपोर्ट ने सारी शंकाओं को खत्म कर दिया। माधवी अब इस दुनिया में नहीं थी, वो मांस का टुकड़ा उसी का था। बस यही सबूत चाहिए था पुलिस को। 28 जनवरी को ही पूरे 10 दिन बाद पुलिस ने गुमशुदगी के केस का मर्डर केस में बदल दिया। अब गुरुमूर्ति के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार 10 दिनों की हिरासत के बाद गुरुमूर्ति को ऑफिशियल गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके सामने सबूत रखे, वो एक टुकड़ा जो उसकी हर झूठी कहानी को ध्वस्त करने के लिए काफ़ी थे। अब गुरुमूर्ति के पास सच बोलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, और जब उसने अपनी जुबान खोली तो जो सच सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ये कोई गुस्से में किया गया कत्ल नहीं था, ये तो पूरी तरह से सोचा समझा प्री प्लान मर्डर था, और उसकी कहानी 16 जनवरी से ही शुरू हो गई थी। 14 जनवरी मकर संक्रांति, साउथ में इसे पोंगल के नाम से मनाया जाता है। माधवी इस मौके पर अपने बच्चों के साथ मायके जाना चाहती थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि पिछले 5 सालों से गुरुमूर्ति का अपने ससुराल वालों से कोई रिश्ता नहीं था। वो नहीं चाहता था कि माधवी
और बच्चे वहाँ जाएँ, मगर माधवी ने जिद पकड़ ली। यही वो लम्हा था जब गुरुमूर्ति के दिमाग में खतरनाक ख्याल आया, माधवी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का। फिर 15 जनवरी को सबसे पहले उसने अपने दोनों बच्चों को हैदराबाद में ही अपनी बहन के घर छोड़ दिया, ताकि आगे जो होने वाला था उसमें कोई रुकावट ना आए। 16 जनवरी की सुबह सुबह 8 बजे फिर झगड़ा हुआ, मगर इस बार गुरुमूर्ति के दिमाग में पहले से ही फैसला हो चुका था। गुस्से में नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग से उसने माधवी का सिर जोर से दीवार पर दे मारा और वहीं उसकी मौत हो गई। अब लाश उसके सामने पड़ी थी, तो उसने उसे घसीटकर बाथरूम में रख दिया। इसके बाद अगले 1.5 घंटे तक वो बस घर में चुपचाप बैठा रहा, बिना किसी घबराहट, बिना किसी अफसोस, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ठीक सुबह 10 बजे गुरुमूर्ति ने एक चाकू उठाया और बाथरूम की ओर बढ़ा। अब जो होने वाला था वो सिर्फ खौफनाक नहीं, बल्कि इंसानियत को शर्मिंदा कर देने वाला था। सबसे पहले उसने माधवी के शरीर के 4 टुकड़े किए, दोनों हाथ अलग, दोनों पैर अलग, फिर सिर के धड़ को से अलग कर दिया। लेकिन यही नहीं रुका, उसने मांस के लोथड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला। इसके बाद घर में रखा पेंट का एक खाली बकेट उठाया, उसमें पानी भरा और उस मांस को टुकड़ों को उसमें डाल दिया। फिर उसने पानी गर्म करने वाले रोड से पानी गर्म किया और माधवी के लाश के टुकड़े उसमें डाल दिए, ताकि टुकड़े नरम हो जाएं और उसका प्लान आसानी से पूरा हो सके। अब तक मांस के टुकड़े नरम हो चुके थे, मगर अभी गुरुमूर्ति का प्लान अधूरा था। अब उसने हड्डियों को स्टोव के बड़े बर्नर पर रखा, तेज आंच में जलाया। जब हड्डियां बिल्कुल राख जैसी हो गई, तो उसने उन्हें ग्राइंडर में डालकर पीस दिया। इसके बाद उबले हुए मांस के टुकड़े और पीसी हुई हड्डियों को घर के वॉशरूम में फ्लश कर दिया। लेकिन जो हिस्से बच गए उन्हें उसने एक पॉलीथीन बैग में डाला और शाम 6 बजे के बाद घर से 1 किलोमीटर दूरी पर उसी तालाब में फेंक आया। गुरुमूर्ति ने माधवी को मारने से लेकर उसकी लाश के हर टुकड़े को खत्म करने तक कुल 10 घंटे का समय लिया और सोचा अब उसका जुर्म कभी सामने नहीं आएगा। अब गुरुमूर्ति अपने प्लान के आखिरी हिस्से पर आ चुका था, सबूत मिटाने का। वॉशरूम से लेकर किचन तक घर का हर कोना उसने साफ किया, बाकायदा फिनाइल मिले पानी से पूरे घर को धो डाला, ताकि किसी भी तरह से खून का दाग या कोई सुराग ना बचे। चाकू, बर्नर, बकेट, हर चीज़ को इतनी सफाई से धोया कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ कभी कोई खौफनाक कत्ल हुआ है। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अब घर में एक भी सबूत बाकी नहीं है, तो रात 8 बजे के करीब वो अपनी बहन के घर गया और दोनों बच्चों को वापस ले आया। बच्चों ने माँ के बारे में पूछा तो बिना किसी हड़बड़ाहट के गुरुमूर्ति ने बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया। मम्मी कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के पास गई है, जल्द ही लौट आएगी। और बस इस तरह वो अपने ही बच्चों के सामने अपना जुर्म छुपाने में कामयाब हो गया। लेकिन छोटे से टुकड़े से हैदराबाद पुलिस ने इस केस को सुलझाया है। वो कितना छोटा टुकड़ा है, बस एक मामूली सा स्किन है। इस कहानी में सबसे खौफनाक क्या है, कत्ल, लाश के टुकड़े टुकड़े कर देना, या सबूत मिटाने की पूरी प्लानिंग? नहीं, सबसे ज़्यादा डराने वाली बात ये है कि गुरुमूर्ति को अपने किए हुए रत्ती भर भी अफसोस नहीं था। ना कत्ल का, ना लाश के साथ की गई हैवानियत का, कुछ भी नहीं। लेकिन किस्मत तो देखो, जिस जुर्म को वो हमेशा के लिए मिटा देना चाहता था, वो सिर्फ एक मामूली से स्किन के टुकड़े से बेनकाब हो गया। हाँ, बस एक छोटा सा टुकड़ा, और इसी टुकड़े ने हैदराबाद पुलिस को वो सबूत दे दिया जिससे इस पूरे केस की गुत्थी ही सुलझ गई। सोचिए कोई कैसे इतना बेरहम हो सकता है। गुरुमूर्ति ने ना सिर्फ अपनी बीवी का कत्ल किया, बल्कि उसके साथ जो किया वो इंसानियत के नाम पर एक बदनुमा धब्बा है। कोई गुस्से में हत्या कर सकता है, लेकिन इतनी प्लानिंग, इतनी बर्बरता से, ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक बीमार मानसिकता की निशानी थी। लेकिन कहते हैं ना, सच चाहे जितना भी छुपा लो, एक ना एक दिन बाहर आ ही जाती है। गुरुमूर्ति ने हर सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी खुद की गलती ने उसे फंसा दिया। बस एक मामूली सा स्किन का टुकड़ा और पूरा सच दुनिया के सामने आ गया। इस केस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कानून से बचना नामुमकिन है। जो कोई भी जुर्म करता है, वो चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। जुर्म की राहों में जो आगे बढ़े, अंजाम उनका भी लिखा ही मिलेगा। वक्त का पहिया घूमेगा जब हर गुनाह का हिसाब मिलेगा। ये 4 लाइन सोचा आपको सुना दो। प्लीज़ दोस्तों, अगर इन सब चीज़ों से अगर आप बचे रहोगे तो दुनिया में हर चीज़ हासिल कर लोगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।